गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हमारा फिज़िकल जियोग्राफी का जो हमें मेन टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट, उसके बारे में आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल क्या होता है, जिसकी क्लाइमेट का रिलेशन डायरेक्टली इन्वायरमेंट से है और इन्वायरमेंट जो है वायुमंडल से हमारे संबंधित है। तो सबसे पहले जानना है हमें वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल दो शब्दों से मिलके बना है, वायु और मंडल। वायु किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये जान ले, जिस मंडल में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायु किसे कहते हैं? वायु की अगर बात करें तो गैसों के समांगी मिश्रण को वायु कहते हैं। इन गैसों से बनी विभिन्न परतों को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड स्थायी गैस हैं और H2O परिवर्तनशील, यानी जो हम जलवाष्प की बात करते हैं वो हमारी परिवर्तनशील गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी हैं? स्थायी गैसें हैं। और हमारा जलवाष्प परिवर्तनशील गैस है। ये पिछली बार पीसीएस में एक बार पूछा गया है, इनमें से कौन सी वायु की परिवर्तनशील गैस है। ठीक है, मौसम एवं जलवायु की अगर बात करें तो मौसम एवं जलवायु तापमान, आर्द्रता, पवन, वर्षा एवं बादल आदि घटकों पर निर्धारित संकल्पना है। इन घटकों में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, मौसम जलवायु में क्या अंतर होता है, मेन चीज़ आप जानिए। मौसम और जलवायु, मौसम अर्थात जिसकी हम बात करते हैं मानसून, और क्लाइमेट अर्थात जलवायु अर्थात क्लाइमेट। ठीक है, तो मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम हमारे यहाँ, जैसे भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में हमारे आपको कई सारे मौसम देखने को मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है, शीत ऋतु देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे जो है हमें मौसम बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन जलवायु हमारे प्रदेश की सिर्फ एक ही है, या हमारे देश की, पूरे देश की जलवायु एक ही है। तो सबसे पहली बात, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। दो आधार पे हमने इनको बांटा है, समय और स्थान के आधार पर। समय जो हमारा अल्पकालिक होगा और हमारा सीमित क्षेत्र के लिए होगा उसे हम मौसम कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ग्रीष्म ऋतु 4 महीने के लिए आती है, ऐसे हमारा अल्पकालिक हो गया, सीमित क्षेत्र के लिए होगा, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, मौसम कहलाएगा। ठीक, वहीं अगर बात दीर्घकालिक समय की हो रही है और विस्तृत क्षेत्र की हो रही है तो उसे जलवायु कहेंगे। जैसे हमारा पूरा क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। ठीक है, अर्थात वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। और वहीं दीर्घकालिक परिवर्तन जो हमारे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। भारत में 4 मौसम पाए जाते हैं। मार्च से जून तक हमारा कौन सा मौसम रहता है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहती है। जून से सितंबर तक हमारा वर्षा ऋतु, सितंबर से दिसंबर तक शीत ऋतु रहती है। और जो हमारी क्या होती है, टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है। दिसंबर से मार्च के बीच में बसंत ऋतु हमारी पाई जाती है। ठीक है, अगर देखेंगे आप तो कौन कौन सी ऋतुएं आपको पता चली। मार्च से जून तक गर्मी हमारी है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु पाई जा रही है। जून से सितंबर हमारी वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और सितंबर से लेकर दिसंबर तक हमारी शीत ऋतु शुरू हो जाती है। और दिसंबर से मार्च तक हमारा बसंत ऋतु होती है, जहाँ धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 4 मौसम भारत में पाए जाते हैं, लेकिन क्लाइमेट हमारे यहाँ कौन सी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारी पाई जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है जी, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है किस ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, जून जुलाई वाले रीजन में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे स्थानीय परिवर्तन, यह दो प्रकार से हो सकते हैं। किसी स्थान पे मान लो देश में भी हम देखते हैं कि कई तरीके के परिवर्तन होते हैं। जैसे हम हमारे ही देश में आप देखेंगे कि जो हमारा मेघालय का पठार है, जहाँ हम लोग बात करते हैं किसकी, मेसिन राम की, वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। वहीं थार के मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, वहीं हमारा जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर बहुत कम है, वहीं हमारा तमिलनाडु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो हम इन सब चीज़ों में देखते हैं कि जो हमारे स्थानीय परिवर्तन होते हैं दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक तो हमारा लैटीट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड क्या होते हैं, अगर आप ग्लोब बनाकर देखें, ये हमारा मान लीजिए ग्लोब है, तो इसको हम दो बराबर भागों में बांटते हैं लेटी हुई रेखा से। इससे लेटी हुई रेखा से, तो लेटी हुई रेखा को हमारा यानी लेटी यानी लेटीट्यूड 0 डिग्री हमारी ये बीच में बांटेगी एकदम। इसका जो लास्ट पॉइंट होगा ये 90 डिग्री, ये हमारा इधर होगा 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे हमारा होगा 90 डिग्री साउथ। ठीक, यानी यहाँ से 1 2 ऐसे करके बढ़ेगी ये। ठीक है, तो यहाँ हमारा यहाँ तक जाने पर 90 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, नीचे आने पर 90 डिग्री साउथ में आएंगे। बीच में हमारी क्या है, 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो ये जो लाइनें हमको लेटी हुई दिख रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड यानी अक्षांश। वहीं ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली जो ये हमारी खड़ी रेखाएँ होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो हमारी ये खड़ी रेखाएं हैं, लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड, लेटी है तो लेटीट्यूड। ठीक है, जो 0 डिग्री हमारा, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, जहाँ से पूरे विश्व का समय देखा जाता है। भारत में जो है ग्रीनविच मीन समय, यहाँ से इधर जाने पर हमारा टेम्परेचर जो टाइम है वो हमारा बढ़ता है, तो हमारे यहाँ 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच मीन से हमारी घड़ी आगे चलती है। ठीक है, इधर जाने पर वो घटेगा। ठीक, अगर बात करें पूर्व में जाएंगे अगर ग्रीनविच मीन से तो टाइम बढ़ेगा, और इधर जाने पर, पश्चिम में जाने पर घटेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में जान ले। अक्षांश, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी का नाम अक्षांश कहलाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 की अक्षांश रेखा माना जाता है। ठीक है, एक भूमध्य रेखा इक्वेटर को 0 डिग्री माना जाता है, जो हमारे एकदम पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बराबर बांटती है। ठीक है, उसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, वो हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटर है। ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा से अक्षांशों की दूरी बढ़ने लगती है। ठीक, 90 डिग्री अक्षांश जो है ध्रुवों का अंतिम बिंदु होता है। हमारा जो है ये रेखा नहीं है, क्या है, सिर्फ एक बिंदु है। ठीक, 90 डिग्री हमारा, जैसे मान लो ये हमारी एक रेखा थी 0 डिग्री, ऐसे हमारी ये सारी रेखाएं हैं, यानी ये 79 तक रेखाएं हो गई। उसके बाद लास्ट वाला हमारा क्या है, बिंदु है। ऐसे नीचे भी 79 रेखाएं हो जाएंगे, लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। तो अगर बात करेंगे तो हमारा ये 0 डिग्री हो गया, तो हमारा 89 और प्लस 1 इतनी हमारी जो है 1 हमारे, यानी क्योंकि 0 से गिनती शुरू हो रही है इसलिए इसको 1 गिन रहे हैं। ठीक है, और 89 रेखाएं, तो हमारी 179 टोटल की क्या हैं, रेखाएं हैं। जबकि 2 यहाँ पर बिंदु है, यानी टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। ठीक है, 90 इधर 90 उधर और बीच में हमारी 0, तो 0 से गिनती अगर शुरू करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 181। अक्षांशों की संख्या 181 है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, और क्योंकि उसमें 2 बिंदु हैं। ठीक है, लगभग 1 डिग्री अक्षांश के बीच में दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर के लगभग दूरी पाई जाती है। इसे हम यूनानी अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं अक्षांश को, अगर बांटते हैं तो एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, उष्ण कटिबंध और एक किस हिसाब से बांटा गया है, अक्षांशों की दूरी के हिसाब से। हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, ये हमारा क्या है, 66.5 डिग्री। ठीक, तो इसके बीच में जो हमारा ये रीजन है, ये हमारा ट्रॉपिकल है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल है, ये हमारा क्या होता है, टेम्परेट। या अब थोड़ा थोड़ा इसमें और चेंजेस आएंगे, जब आपको डिटेल में बताएंगे तब समझाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे हम देशांतर की, यानी लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड हमने आपको बताया था 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो भाई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 180 रेखाओं को, कितनी टोटल देशांतर रेखाएं, 180, इन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। मध्याह्न रेखा को जिस बिंदु पर स्थान से गुजरती है उसे कोणीय मान उसका देशांतर कहलाता है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार हैं, ये समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, समांतर जैसे हमारा अक्षांश रेखा एक ऐसे है तो इसके समांतर में दूसरी होगी। ठीक है, लेकिन ये वाली रेखाएं समांतर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसी बिंदु से इनको मिलाना है, तो जब ये इसी बिंदु से आके बार बार मिलेंगी तो समांतर नहीं हो सकती हैं। बीच में इनके बीच में जगह ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर आते आते जगह इनके बीच में गैप कम हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती है। ठीक है, समझ में आया क्यों कम होती है, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, इसको मिलाएंगे अगर हम, तो यहाँ आते आते ये बीच की दूरी यहाँ तो ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ आते आते क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि एक ही बिंदु पर मिलना है। ठीक है, अब जो ये दोनों से रेखा जाल बन जाता है अक्षांश और रेखाओं से, आपने ऐसे ऐसे बना ली और ऐसे ऐसे भी बना ली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, रेखा जाल बोलते हैं। ठीक, अगर हमें क्लाइमेट को पढ़ना है तो कुछ हमें बेसिक टॉपिक जानने पड़ेंगे जो साइंस में हमें पढ़ने हैं, लेकिन हम आपको यहीं पर पढ़ा दे रहे हैं, इसलिए उनको साइंस में हम कवर नहीं करेंगे। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे टॉपिक हमारे फिजिक्स के टॉपिक हैं, ये यहीं कवर कर देंगे आपको। बेसिक, यहाँ बेसिक टॉपिक का काम करेंगे, जबकि आपके साइंस में भी फ़ायदा करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर की अगर बात करें तो अलग अलग विषय को अलग अलग विषय में ताप को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। साइंस क्या कहती है कि किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन तापमान कहलाता है। ठीक है, वहीं भूगोल में क्या कहा जाता है कि भूगोल में माना जाता है कि तापमान मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एनवायरनमेंट में हम मानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, टेम्परेचर है। तो अलग अलग साइंसेज में अलग अलग तरीके से टेम्परेचर को परिभाषित किया जाता है। इसलिए टेम्परेचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऊष्मा को पढ़ना पड़ेगा, हीट को पढ़ना पड़ेगा। ये हमने कहा
क्या मापने का हमारा जो है साधन है? तापमान, ऊष्मा को मापने का। अब ऊष्मा क्या होता है, हीट क्या होता है? ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी होती है, एक एनर्जी का एक रूप है जिसका मुख्य स्रोत क्या है, हमारे यहाँ सूर्य है। सूर्य में पाई जाने वाली जो हाइड्रोजन है जब आपस में जुड़कर हीलियम बनाती है तो इससे एनर्जी निकलती है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं और एनर्जी इससे निकल रही है। आपको पता है, हमने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है वो किससे निकलती है, नाभिकीय संलयन से निकलती है। और ये हमारा क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है आपस में जुड़ रहे हैं, इससे एनर्जी निकल रही है। तो ये हमारा क्या है, नाभिकों का संलयन है। ठीक है, फिजन। सूर्य द्वारा यदि 100 यूनिट एनर्जी निकलती है तो उसमें से 50 यूनिट प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर 100 यूनिट एनर्जी निकली तो 50 यूनिट जो है क्या कर लेंगे, प्लांट ऑब्जर्व कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। आप पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से, फोटोसिंथेसिस करेंगे, उससे ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार पौधे जो है नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, बायोमास एनर्जी में बदल देते हैं। इसका अध्ययन लेकिन हम भूगोल में नहीं करेंगे, ये आप लोग जो है प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे जब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो शेष अगर बात करें, शेष हमारी 50 यूनिट एनर्जी का वायुमंडल तथा पृथ्वी द्वारा अवशोषण किया जाता है, जिसको हम अब जियोग्राफी में पढ़ेंगे। जब 50 यूनिट जो आ रहा है टोटल, उसको क्या कर रहे हैं, या तो वायुमंडल ऑब्जर्व कर ले रहा है या फिर हमारी पृथ्वी इसको ऑब्जर्व कर रही है। ऊष्मा दो प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी? एक होती है सेंसेबल हीट, एक होती है लेटेंट हीट, यानी संवेदनशील ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। ये सारा हमारा किसका टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है। यहाँ पर हम बेसिक्स के रूप में पढ़ रहे हैं। सेंसेबल हीट की अगर बात करें तो किसे कहते हैं, हमारी संवेदनशील ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा जैसे मान लो ये हमारा एक क्षेत्र है, इसमें अणु पाए जा रहे हैं। ठीक, ये अणु हमेशा क्या करते हैं, इनके बीच में होती रहती है गति, ये हमारी करते रहते हैं गतिज ऊर्जा। और जब गति करते हैं तो इनके बीच में होता है घर्षण। ठीक है, उस घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा में वृद्धि, तापमान में वृद्धि होती है, यानी सेंसेबल हीट मोशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हमारी अगर जितना तेज हमारा मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा उतना तेज उसमें क्या होगा, सेंसेबल हीट होगी। अगर आपको सेंसेबल हीट को सेंस करना है, अपने हाथों को रगड़िए, देखिए धीरे धीरे आपकी हथेली क्या होती है, गर्म हो जाती है। किस कारण से, सेंसेबल हीट के कारण, क्योंकि आप क्या करा रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं। जब गतिज ऊर्जा मतलब अणुओं के मध्य में घर्षण होता है तो क्या होता है, ऊष्मा हमारी उससे पैदा होती है, तो ऊष्मा में हमारी उससे वृद्धि होती है। वहीं लेटेंट हीट की अगर बात करें, लेटेंट हीट का संबंध हमारी किससे होता है, पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन से होता है। ठीक है, अगर आप देखें ठोस हमारा यानी बर्फ हमारी अगर द्रव में बदले, ठीक, ये भी हमारा 0 डिग्री पर है, ये भी हमारा 0 डिग्री पर है, लेकिन ये हमारा किस में चेंज हो रहा है, बर्फ से द्रव में चेंज हो रहा है, तो इसमें हमारी जो एनर्जी लगेगी वो हमारी क्या है, लेटेंट हीट है। ठीक, इसमें क्या रहेगी, द्रव में लेटेंट हीट। वहीं पानी को उबालते हैं आप 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो पानी था, वहीं 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो क्या हो जाता है, भाप में बदल जाता है। ये हमारा क्या है, लेटेंट हीट है। ऊर्जा की वह मात्रा जिससे उपयोग में अणुओं के मध्य की दूरी को बढ़ने या आकर्षण बल के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। अच्छा, जब एक ठोस हमारा है तो इसमें अणुओं के बीच की दूरी बहुत पास पास होती है, वहीं जब हमारा द्रव में बदलता है तो अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा सा हो जाती है, बढ़ जाती है। यहीं जब हमारा द्रव किसमें, गैस में बदलता है तो इसके अणुओं के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारा क्या करता है, अणुओं के आकर्षण बल के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, आकर्षण बल कम होता है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, जल की संवेदनशील ऊष्मा वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वाष्प की गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जब वाष्प की गुप्त ऊष्मा का संघनन प्रक्रिया द्वारा जल की संवेदनशील ऊष्मा में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो पानी ऊपर जाता है तो ऊपर क्या होता है, कंडेंसेशन यानी संघनन होता है, बादल बनते हैं तो संघनन होता है वाष्प का, वाष्प संघनित होती है, उसके बाद फिर पानी में बदल के क्या करती है, बारिश करवा देती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारी जो सेंसेबल हीट है वो लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट सेंसेबल हीट में चेंज होती रहती है। हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टू लो होता है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। पानी क्यों उबलता है, आप यहाँ पर आग जलाते हैं, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है पूरा, तो पानी क्यों उबलता है, इसके जो ऊपर वाले अणु हैं ये ठंडे होते हैं, नीचे वाले हमारे जो होते हैं गर्म होते हैं, क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं जगह। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है हीट का, जो हमारा गर्म होगा। अब आप अगर लोहे की एक राड है, ठीक है,
इसका एक किनारा गर्म करते हैं तो दूसरी साइड क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है। जब आप ये वाला पोर्शन गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, अणुओं से हीट का स्थानांतरण इधर भी होगा, तो इधर वाला पोर्शन भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हाई टू लो, अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ना होता, लो टू हाई भी होता, तो हमारा क्या होगा, अगर मान लीजिए हम एक राड को यहाँ पे गर्म कर रहे होते, तो ये राड का ये वाला किनारा गर्म हुआ लेकिन ये वाला ठंडा है, तो इधर से ठंडक इधर पहुँच जाती, तो गर्म ही नहीं हो पाता। लेकिन हीट का ट्रांसफर हमेशा किधर होता है, हाई टू लो होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, हमने बताया था टेम्परेचर पढ़ना है हमें, और टेम्परेचर के बाद हम पढ़ेंगे क्या, चलिए इसके अलावा टेम्परेचर को और क्या प्रभावित करेगा, इवेपोरेशन। हमारा इवेपोरेशन की अगर बात करें तो हमारा प्रक्रिया के प्रारंभ होने के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, इवेपोरेशन होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, यानी वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। जल की सतह का तापमान वायु की सतह से अधिक हो। हमारा मान लो ये पानी भरा हुआ है, ठीक, अरे पानी हमारा क्यों इवेपोरेट करेगा, क्यों हमारा ये इसमें वाष्पीकरण होगा, क्या कारण है? सबसे पहले तो क्या हो कि वायु की सतह के तापमान से इसका टेम्परेचर अधिक हो, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस जब इसका तापमान होता है तभी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। क्योंकि हवा का तापमान अगर कम होगा, हवा का तापमान हमारा कम होगा, तभी जो है ये क्या करेगा, जल की सतह को, पानी को भाप बनाएगा। जल की सतह का तापमान वायु की सतह से अधिक होगा जब, ठीक है, तो जल की सतह का तापमान अधिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या होगा, अगर वाष्पीकरण होना है तो प्रक्रिया में परिवर्तन किस में होता है, जल वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन होता है। ठीक है, संवेदनशील ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होता है। आपको बता चुके हैं कि जल से जब वाष्प बनती है तो संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है, जिससे जल की सतह का तापमान कम हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, फिर जल की सतह का तापमान धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। प्रभाव की अगर बात करेंगे, तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण जारी रहता है जब तक कि जल का सतह का तापमान वायु की सतह के बराबर ना हो जाए। ठीक, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब होती है जब जल की सतह का तापमान वायुमंडल से अधिक होता है। ठीक है, जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में जाता है, जिससे जल की संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित होती है। अब जल की सतह का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट की अगर बात करें तो कितने मेथड हैं आपके हीट के ट्रांसफ़र के, तो हमारा रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, यानी विकिरण, चालन, संवहन और अभिवहन, इतने प्रकार से हीट का ट्रांसफ़र होता है। सब आपका साइंस का है टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको साइंस में पढ़नी है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, साइंस भी आपका कवर हो रहा है और आपका जियोग्राफी भी इससे कवर होगा। क्योंकि अगर हम सीधे क्लाइमेट और भारत का मौसम पढ़ाने लगते हैं तो सारा आपके ऊपर से बाउंस कर जाता। तो इसलिए सबसे पहले आप बेस तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपको 2-3 वीडियोज़ में आपका पूरा मौसम हम कवर करवा देंगे, पूरी जलवायु कवर करवा देंगे। इससे आपका जो है 3 टॉपिक हमारे इकोलॉजी भी कवर हो रही है, साइंस भी कवर हो रही है और हमारा जियोग्राफी तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, ये हमारे मेथड हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। ठीक, थोड़ा सा जान लें इसके लिए। तरंग की गति जो हमारी होती है, मान लो एक तरंग है, तो इस तरंग की गति क्या होती है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, यानी तरंग दैर्ध्य को वेवलेंथ, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारी तरंग की गति होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की गुणनफल के बराबर होती है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से। ठीक है, तो हमारा जो तरंग दैर्ध्य है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो हमारी आवृत्ति कम हो जाएगी, बिकॉज तरंग की गति कांस्टेंट होती है, तरंग की गति कांस्टेंट रहती है हमेशा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी इसका गुणनफल योग हमेशा जो है बराबर ही आना है, जो भी आएगा। ठीक है, तो क्या होती है तरंग दैर्ध्य, जान लो पहले। कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को रिपीट करती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसे मान लो ये एक साइन आकार की तरंग है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये पॉइंट आया है, ये जितनी दूरी के बाद में अपने आप को रिपीट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और 1 सेकंड में जितनी बार अपने आप को रिपीट करती है, ठीक, 1 सेकंड में जितनी बार अपने आप को रिपीट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक, 1 सेकंड में कणों में होने वाले कंपन को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक, अगर बात करें रेडिएशन की, तो रेडिएशन हमें जानना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा कणों में कंपन। रेडिएशन किसे बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा कणों में कंपन हो तो उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, अब अगर बात करें, आपको ये वाला चार्ट बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो है पाई जा रही हैं विजिबल रेज। विजिबल रेज हमारी कौन सी होती हैं, आप पढ़े हैं, विब
ग्योर, सब साइंस में पढ़े होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो विबग्योर वाला ये पढ़ा ना हो। ठीक, अर्थात ये हमारा क्या है, बैंगनी है। ठीक है, हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, हिंदी मीडियम वाले पढ़े होते हैं, बैनी या हापी नाला, बैनी आ हा पी ना ल, यानी बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, हम लोग ये पढ़ते थे। ठीक है, तो ये हमारी विजिबल रेज हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे विजिबल रेज यानी सबसे इधर क्या है, वी है, इधर आर है। वायलेट, ये हमारा क्या था, वी फॉर वायलेट। ठीक है, विबग्योर का वी। ठीक, आर फॉर रेड। तो विबग्योर में वायलेट से ज़्यादा वायलेट हमारा क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद हमारा एक्स रेज और गामा रेज। गामा रेज जो हमारी है इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो हमारा तरंग दैर्ध्य मिनिमम होगी। ठीक है, लेमडा यहाँ पर मिनिमम होगा। ठीक, गामा रेज की। वहीं अगर बात करेंगे इधर रेडियो वेव की, तो इसकी जो है क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी मिनिमम होगी, जबकि तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। आपको दिख रही, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, एक ही सेकंड में कितनी बार कंपन कर रही है। ठीक, गामा रेज, तो ये हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, जबकि यहाँ फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि एक सेकंड में एक कंपन भी पूरा हो नहीं पा रहा है रेडियो वेव का। ठीक है, तो रेडियो वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि गामा रेज की सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो रेडिएशन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में कणों का कंपन होता है, सौर ऊर्जा में, जैसे हमारा जो है सौर ऊर्जा यानी ट्रांसफर कैसे होता है, सौर ऊर्जा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में होता है। ठीक है, तो हमारी ये शॉर्ट वेव रेडिएशन इधर वाली जो हमारी विजिबल रेज की इधर है, हमारी शॉर्ट वेव रेडिएशन कहलाती है, और ये हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन कहलाती हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे क्रम से, ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये आपको दिख रही है लाइन हमारी। ठीक, यहाँ पर हमारी होती है विजिबल रेज। विजिबल रेज, विजिबल रेज से सबसे इधर वायलेट था, तो वायलेट से हमारा अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स और फिर गामा। ठीक, ऐसे हमारा जो है ये बनेगा। इधर हमारा रेड है तो हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में हमारा माइक्रोवेव, और ये हमारा रेडियो वेव। ठीक, ये हमारा ऐसे बनता है। ठीक, तो हमारा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ये हमारी शॉर्ट वेव रेडिएशन है। इनकी वेव आप देख रहे हैं बहुत कम कम है, जबकि इनकी वेव बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन की अगर बात करें, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन सूर्य की नाभिक को विकिरण ऊर्जा में बदलती है, जिससे तरंग दैर्ध्य में कमी और आवृत्ति में वृद्धि होती है। सूर्य का जो नाभिक होता है उसको हम किस में बदल लेते हैं, विकिरण ऊर्जा में बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। विकिरण ऊर्जा के सौर में बदल लिया जाता है SWR को, यानी सूर्य से जो हमारी तरंग आती है किस फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी जो एनर्जी आ रही है किस फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन में, लघु तरंग विकिरण के रूप में ये आ रही है। मान लीजिए 100 यूनिट ये आई इसमें से, अब प्लांट वाला हम हटा दिए हैं, अब टोटल 100 यूनिट का फार्मूला लेके चलेंगे। 100 यूनिट हमारी आई जो हम यूज कर रहे हैं उसमें, तो उसमें से 35 यूनिट जो हमारी है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, और 65 यूनिट जो है पृथ्वी ऑब्जर्व करती है। जब 65 यूनिट पृथ्वी ऑब्जर्व करती है, उसके बाद धीरे धीरे ये क्या करती है, फिर से धीरे धीरे ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में इसको चेंज करके और फिर पृथ्वी से निष्कासित कर देती है। जो 65 यूनिट हमारी निष्कासित होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, इसे हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन हमारे ये हैं। 65 यूनिट निष्कासन होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, यानी सूर्य से हमारी 100 यूनिट आएगी, 100 यूनिट में से हमारा जो है 35 यूनिट उसी फॉर्म में, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आ रही थी, और शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही निकल गई वापस, कोई पृथ्वी पर इफेक्ट नहीं डाली। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गई। लेकिन जो बाकी बची हमारी कितनी, 65 यूनिट। अब ये 65 यूनिट पृथ्वी ऑब्जर्व करेगी, उसके बाद धीरे धीरे इसको निष्कासित करेगी अलग अलग फॉर्म से। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, जो 65 यूनिट है इसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और बोलते हैं इसे पार्थिव विकिरण। ठीक है, विकिरण के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जिसके लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात जान लो, रेडिएशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। इसीलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, निर्वात है। इस बीच में क्या है, निर्वात है। निर्वात होता है यानी कुछ नहीं होता है, और यहाँ पर जो है कोई माध्यम नहीं होता है, फिर भी ये
रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचती है, इसका मतलब है किस फॉर्म में आ रही है, रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, विकिरण के। तो विकिरण ऊर्जा उन्हें ही कहा जाता है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा की प्राप्ति विकिरण के रूप में होती है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में निर्वात है और पदार्थ नाभिक का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण, आवृत्ति अधिक होने के कारण, क्योंकि सूर्य पर नाभिक के संलयन के कारण ऊर्जा बनती है। आपको सब बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसके शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, सूर्यातप या इंसोलेशन। इन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती हैं। उसके बाद जो है 65 यूनिट जो हमारा ऑब्जर्व होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। सारी चीज़ें आपको समझा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम, दूसरा हमारा रेडिएशन हो गया अब कंडक्शन की। हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के फॉर्म में भी होता है। सूर्य से पृथ्वी पर आती है किस फॉर्म में, रेडिएशन फॉर्म में। कंडक्शन क्या होता है कि हम लोहे की एक क्षण पे एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। क्यों, क्या होता है, कणों के विस्थापन के बिना। देखो, कणों का विस्थापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो लोहा था वो यहीं पर रहा है। ठीक है, और यहाँ के कण यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम इस किनारे को गर्म किए हैं तो यहाँ से हीट जो है ट्रांसफर हो गई है इधर। तो कणों के विस्थापन के बिना संपर्क विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, और कन्वेक्शन यानी कंडक्शन यानी चालन कहलाता है। कन्वेक्शन की अगर बात करें तो कन्वेक्शन कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कणों का कैसा विस्थापन होगा, ऊर्ध्वाधर। ठीक, जैसे पानी जब हम गर्म करते हैं तो कणों का क्या होता है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है और हमारा पानी क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है। यानी नीचे कण जब गर्म हो गए तो चले गए ऊपर, जो ऊपर के ठंडे थे वो आ गए नीचे, तो फिर गर्म होंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इसी कारण पानी उबलता हमको दिखता है। तो कन्वेक्शन के कारण हमारा ऐसा होता है, कन्वेक्शन यानी संवहन। ठीक है, वहीं अगर कणों का क्षैतिज हो हमारा मूवमेंट, कणों का मूवमेंट अगर क्षैतिज हो तो उसे एडविक्शन यानी अभिवहन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप जान लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं हीट बजट की। हीट बजट की अगर हम बात करें तो हीट बजट हमारा क्या है, वही हमें बताना है कि कितनी एनर्जी कहाँ से आती है और कैसे जो है उसका एक्सपोर्टेशन होता है, कैसे वो बाहर निकलती है। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सूर्य से जो 100 यूनिट आती है उसका 35 यूनिट हमारा जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, पृथ्वी के टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, बची हमारी 65। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से देख लीजिए, चार्ट को बना लीजिए आप, तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारी आती है किस फॉर्म में आती है, सबसे पहले सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रेडिएशन है वो किस फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, वापस किस फॉर्म में जा रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन में। इसमें से 35 यूनिट हमारी रिफ्लेक्ट हो जा रही है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आई थी, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन में पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये 35 में से 31 जो हमारी है वो किसके द्वारा जा रही है, वायुमंडल के द्वारा, और 4 यूनिट हमारी पृथ्वी की सतह से टकरा के वैसे ही लौट जा रही है। ठीक है, वहीं बची हमारी 65 यूनिट। अब 65 में से जो है हमारा 18 यूनिट वायुमंडल द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और 47 यूनिट किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, पृथ्वी की सतह द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, 18 यूनिट कौन कर रहा है, देखो हमारा एनवायरनमेंट बाहर जो बना हुआ है ये कर ले रहा है, और पृथ्वी हमारे कितना करती है, 47 यूनिट करती है। ठीक है, तो 47 18 65 हो गया हमारा। अब इसमें से 5 यूनिट हमारा तुरंत रिफ्लेक्ट कर जा रहा है वायुमंडल में, सीधे बाहर निकल जा रहा है वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होके, लेकिन ये बदल जा रहा है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, और वहीं 23 यूनिट हमारा इवेपोरेशन के द्वारा, 15 यूनिट गैसियस फॉर्म में और 4 यूनिट कंडक्शन के द्वारा बाहर निकलता है। आप यहाँ देखिए ज़रा, जो हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से आई 100, 35 निकल गई सेम टू सेम में। अब बची 65 में से 18 हमारा ऑब्जर्व कर लिया है वायुमंडल ने, 47 हमारा ऑब्जर्व कर लिया पृथ्वी की सतह ने। ठीक है, अब बात हमारे पास क्या करने की बची कि हमारा जो था, अब ये 60 यूनिट जो हमारा इकट्ठा हुआ यहाँ पर, 5 तो हमारा जो है सीधे सीधे निकल गया वायुमंडल से बाहर, अंतरिक्ष में निकल गया। ठीक, अब इसमें से 23 यूनिट इवेपोरेशन के द्वारा, इवेपोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, हमारा जो जल महासागर भरे हैं इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो है वायु से जब इसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से होगा क्या, जल वाष्प बन के जल ऊपर उड़ेगा और टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे का ये कम हो जा रहा है। तो इससे हमारा लगभग 23 यूनिट जो है निकल जा रहा है इवेपोरेशन से। 15 यूनिट गैसों के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जो है हमारा गैसेज हमारा जो चेंज होती है, एक्सचेंज होती है, उनके फॉर्म में निकल जाता है। 4 यूनिट कंडक्शन के द्वारा यानी चालन के द्वारा जो है हमारा निकल जा रहा है। तो टोटल 60 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में हमारा ये फिर हमारा क्या हो, कलेक्ट होकर निकल जा रहा है सीधे वायुमंडल से बाहर। तो यानी ये ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस हमारा है।
देख रहे हैं आप 100 यूनिट पृथ्वी पर आ रही है, 100 यूनिट ही पृथ्वी से लौट जा रही है वापस। तो यानी हमारी पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग सुन रहे हैं कि हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें पहुंचने नहीं देना है, रोकना है। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हम लोग पढ़े हैं सब लोग इकोलॉजी में, ठीक है। तो हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस हम चाहते नहीं कि ग्लोबल टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री सेल्सियस पहुँचे। तो हम तो देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन ये जो हम देखे हैं ये है हमारी क्या, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, आदर्श संकल्पना है, ठीक है। और कोई भी संकल्पना पूर्णतः आदर्श नहीं हो सकती है, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं हमारा मानव हस्तक्षेप के बिना की बात है। अगर मानव नहीं होता पृथ्वी पर तो ये होता कि 100 यूनिट सूर्य से आई और हमने क्या किया, 100 यूनिट पृथ्वी से उसको लौटा दिया, तो पृथ्वी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। लेकिन यहाँ तो रहते हैं इंसान, और इंसान तो करेंगे पर प्रॉब्लम क्रिएट, ठीक है। तो इंसान जब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इंसानों की प्रॉब्लम, अब ये कहानी वही है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस प्रकार पृथ्वी के द्वारा फुल अवशोषित सौर विकिरण निष्कासित पार्थिव विकिरण के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, उष्मा बजट में कई सारी विसंगतियां हैं, कमियां हैं, एनोमली हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। सब आप लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो आप यहाँ बात करिए, हम लोग क्या किए, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी आती हैं आपको पता है। ग्रीन हाउस गैसेस में हमारा CO2 सबसे अधिक है, ठीक है। इसके अलावा CH4 है, ठीक है। इसके अलावा CFC है, इसके अलावा HFC है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सारी हमारी क्या हैं, ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब हम लोग क्या किए हैं, इतना पोल्यूशन किए हैं, हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस को हमने खूब बढ़ावा दिया, वायुमंडल में एक बढ़ावा दिया इनको, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग खूब नाम सुनते होंगे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को आज हम थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं होता क्या एक्चुअली है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, खूब पोल्यूशन किया है, CO2 CH4 CFC N2 हमने खूब पैदा किया। और ये क्या किया हमने, जब ये हम वायुमंडल में जाएंगे तो वायुमंडल में ये इकट्ठा हो जाएंगी कहीं ना कहीं ये सारी गैसेस। अब वायुमंडल में ये सारी गैसेस जब इकट्ठा हो गई हमारी यहाँ पर, मान लीजिए, तो सूर्य की जो किरणें आ रही थी SWR के रूप में, ठीक है। तो उसके बाद में जो हमारी 65 यूनिट रिफ्लेक्ट होके जानी थी वापस, 35 तो निकल गई मान लो, ठीक। 65 यूनिट जो हमें लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में रिफ्लेक्ट होकर वापस जानी थी। अब यहाँ तो भैया एक गैसेस का बादल पूरा बना हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का। एक ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही है, इसको बाहर, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये हमारी आई और ये हमारी 65 यूनिट यहीं टकरा गई, और यहाँ टकरा के ये हमारी जो है वापस पृथ्वी पर आ रही है। इसी कारण ग्लोबल टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, जितनी भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं सब इसी कारण से हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिलोम विकिरण हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो जा रहा है, प्रतिलोम विकिरण हो जा रहा है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिलोम विकिरण बढ़ रहा है। जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वायुमंडल के ताप में जब वृद्धि होती है, वायुमंडल के जब ताप में वृद्धि होती है तो ऊष्मा का स्थानांतरण पृथ्वी की सतह की ओर हो जाता है और पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि होती है। देखो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस थी हमारी, यहाँ पर इकट्ठा हो गई, अब लॉन्ग रेडिएशन यहाँ गई, ठीक। तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया, उससे तो क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर उल्टा होने लगा, ठीक। तो हीट का ट्रांसफर उल्टा हो जाएगा तो पृथ्वी की सतह की ओर आएगा और इससे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हमारा क्या है, ऊष्मा बजट में विसंगतियां हैं, हमारी कमियां हैं ऊष्मा बजट की, कि हम दीर्घ तरंग विकिरण को जाने, पार्थिव विकिरण को वापस जाने नहीं दे रहे हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, हमारा यही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग सब पढ़ते होंगे, अभी तक नहीं समझते होंगे, आज समझ लीजिए। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसी के बारे में हमने जो इकोलॉजी जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हमने क्या किया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हमने किया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हमने किया है, ठीक है, कि हम विश्व में जो है इन ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करेंगे, ठीक है। इसीलिए अब हम लोग CFC का जो हम लोग पूरी तरीके से बैन कर दिए हैं। अब हम लोग फ्रिज वगैरह में क्या यूज कर रहे हैं, HFC यूज कर रहे हैं, जो वो भी नुकसानदायक है। हम लोग इसका ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं जो हमारा क्लाइमेट चेंज में मतलब ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा ना बढ़ाए, ठीक है। CFC फ्रिज वगैरह में यूज़ होती थी खूब, ठीक है। ऐसे जो काफ़ी जगह सारी चीज़ें यूज होती हैं, कार्बन उत्सर्जन होता है, तो हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उनको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है।
इसके लिए बहुत सारे आपको टॉपिक जो है पढ़ने को मिलेंगे जब हम आपको इकोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। कार्बन कैसे है, कार्बन ट्रेडिंग होती है, ठीक है, व्यापार होगा कार्बन का, कि जो कोई जितना कार्बन का उत्सर्जन करेगा उतना जो है सरकार को पैसा दे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं वो भी पैसा दें, जो कम उत्सर्जन कर रहे हैं वो अपने कार्बन क्रेडिट को बेच सकें। इन सब की व्यवस्था जो है धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम, अगला टॉपिक जो हमारा अब होगा, तो हम आप देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारक पृथ्वी पर हैं। जैसे हमारा पृथ्वी का घूर्णन कैसे हो रहा है, ठीक है, दिन रात किस प्रकार से हो रहे हैं, क्यों होते हैं दिन और रात, क्यों जो है कहीं कहीं पर 12 घंटे की दिन रात हो रहा है, ध्रुवों पे आप देखेंगे कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात हो रही है, ठीक है। सारी समस्याएं क्यों हैं, क्या कारण है इनका, पृथ्वी क्यों झुकी हुई है, क्या कारण है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे ये झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री। तो ये सारे क्या कारण हैं, क्यों ऐसा हुआ है, इन सब के बारे में हम जानेंगे कल के वीडियो में। ज़रूर देखिएगा आप क्लाइमेट वाला, क्योंकि आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अगर आप तैयार कर लेंगे, 2-3 वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा तैयार हो जाएगा। लोगों को वीडियो शेयर करते रहिए और इसको जो है बढ़ाते रहिए आगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।